हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं। अपनी जो सीरीज चल रही थी, क्रैश कोर्स चल रहा था अपना आईआईटी जैम के लिए और गेट 2024 के लिए, इवन नेट के लिए भी यूज़फुल है। सेंट्रल फोर्स अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना सेंट्रल फोर्स, ये हर एक एग्जाम के लिए यूज़फुल है और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। डिफिकल्टी इस वजह से है, देखो वैसे तो बहुत इजी है यदि देखा जाए, डिफिकल्टी इस वजह से क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं और कौन सा कब यूज करना है ये पता नहीं लगता कई बार। सेंट्रल फोर्स में कौन से फॉर्मूले से कैसे भी फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट, किसी भी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। जब किसी भी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है तो फिर वो चीज़ें डिफिकल्ट लगने लग जाती है, क्योंकि उस समय हम दिमाग में नहीं आता भाई कौन सा तरीका अपने यूज करें। इस वजह से जो सेंट्रल फोर्स टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने इस लेक्चर में देखो क्या डिस्कस करेंगे। अपने सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सारे लिखवाऊंगा। फिर अपने इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। यदि फॉर्मूले अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं, अच्छे से पता है, ठीक है, तो तुम ईजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स आईआईटी जैम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इवन अपने और एग्जाम की भी बात करें, गेट वगैरह इनकी भी अपने बात करें तो इनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल ऐसा फोर्स, देखो एक तरीके से फोर्स है ऐसा फोर्स जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता हो, पोजीशन पे डिपेंड करता हो, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता हो, उसे कहेंगे सेंट्रल फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ जो फोर्स होगा हमारे पास में वो एफ आर, सिर्फ आर डिपेंडेंट फोर्स होगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आर के अलोंग होगी। ठीक है, इस टाइप के फोर्स को अपने कहेंगे सेंट्रल फोर्स। डिपेंड ओनली ऑन, डिपेंड ओनली ऑन आर। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड करता है, ये रेडियल जो हमारे पास में कंपोनेंट है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस टाइप के फोर्स को कहेंगे सेंट्रल फोर्स और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। यदि अपने टू डायमेंशन सिस्टम की भी बात करें तो टू डायमेंशन में जैसे पोलर कोऑर्डिनेट है तो उसमें सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, थीटा और फाई के साथ में ये चेंज नहीं होगा। दैट इज सेंट्रल फोर्स। ये सबसे बेसिक एक डेफिनेशन है सेंट्रल फोर्स की। और जो सेंट्रल फोर्स होता है ऑब्वियसली वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, इसके फीचर की बात करें अपने, देखो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि उस फोर्स को किसी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा यदि उसको किसी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो हो। ठीक है, उसे भी अपने कहेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब किसी क्लोज पाथ में जो वर्क करना पड़ेगा वो हमें जीरो होगा, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का बिहेवियर, कंजर्वेटिव फोर्स को ही अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को अपने इस फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के साथ में रिलेशन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बनेगा। ये पॉइंट भी याद रखना कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इसके साथ में एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी, वो इस टाइप से रिलेटेड होगी। यू को अपने ये भी लिख सकते हैं, यू पोटेंशियल एनर्जी एफ डॉट डी आर। ठीक है, इन्फिनिटी से आर। ठीक है, ये भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब कुछ अपने जो सेंट्रल फोर्स है इसके फीचर की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है। फीचर ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन वो लिखवा देता हूं मैं, एक बार इसको नोट कर लो। फीचर ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, फीचर्स ऑफ, प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं किसी चीज का, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उनको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ अपने फुल थ्योरी में करेंगे। ठीक है, जब अपने फुल कोर्स पढ़ेंगे उसमें अपने प्रूफ करेंगे, क्रैश कोर्स में अपने नहीं करेंगे इनका किसी का भी प्रूफ। ठीक है, काम का नहीं, हमें जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। हमें कहाँ से आया ये फॉर्मूला उससे हमें मतलब नहीं है, बट हमें सिर्फ
क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए, बस ये मोटिव रहना चाहिए हमारा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने लिख दिया, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और सेकंड है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यही है इसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी विल कंजर्व, टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व रहेगी, ये भी मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का। और कंजर्वेटिव फोर्स का ये भी मतलब है कि इसका जो फोर्स है उसको एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंजर्वेटिव नेचर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सेंट्रल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा जो टॉर्क होगा, किसी भी बॉडी पर ये सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो उसका टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क क्या होता है हमारे पास में, dl बाई डी टी। dl बाई डी टी जीरो होने का मतलब, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इसको एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम। सेंट्रल फोर्स मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आर क्रॉस पी भी लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम को, L इक्वल टू आर क्रॉस पी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, या इसको आर क्रॉस एम वी भी लिखा जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी एक डायरेक्शन होगी और इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो दो चीजें हमारे पास में, एक तो इसकी डायरेक्शन और एक इसका मैग्नीट्यूड, दोनों कांस्टेंट होंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब यही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यदि डायरेक्शन कंजर्व है एंगुलर मोमेंटम की, तो डायरेक्शन कंजर्व क्या बताएगा, डायरेक्शन यदि कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की, इसका मतलब मान लो ये एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस, ये आर है, एक पार्टिकल है, मान लो किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है एक पार्टिकल है, या इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है आर, और v इसकी ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो r क्रॉस v करेंगे तो वो ये डायरेक्शन होगी, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यदि कंजर्व है हमारे पास में, वी कैन से दैट कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जो मोशन होगा वो हमेशा प्लेनर मोशन होगा। तो डायरेक्शन कंजर्वेशन किससे रिलेटेड है, कि जो मोशन होगा, सेंट्रल फोर्स मोशन होगा वो प्लेनर मोशन होगा, प्लेनर मोशन। एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन कंजर्व है ये क्या बताएगा कि हमारे पास में जो मोशन होगा वो प्लेनर मोशन होगा। और एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, ये मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम आर वी, यदि v को अपने क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी से, तो m ओमेगा स्क्वायर आर ये भी लिख सकते हैं। और ओमेगा स्क्वायर को अपने थीटा की टर्म में भी अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड रुको, हाँ, एम वी को लिख, सॉरी एम ओमेगा, ये नहीं आएगा, एल इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करें एम वी आर, तो एम वी की जगह ओमेगा आर, तो ओमेगा आर स्क्वायर, और ओमेगा को लिख दिया थीटा डॉट, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा थीटा डॉट स्क्वायर, एम ओमेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये एंगुलर मोमेंटम है। और ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्वांटिटी कांस्टेंट का मतलब कंजर्व है, डायरेक्शन भी कंजर्व है और ये क्वांटिटी भी कंजर्व है। और ये क्वांटिटी कंजर्व है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो एरियल वेलोसिटी होगी किसी पार्टिकल की, मतलब जैसे यदि हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें, क्योंकि मान लो ये हमारे पास में सन है और इसके चारों ओर अर्थ है, वो रोटेट कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो dt समय में कितना एरिया ये अर्थ कवर करेगी, मान लो हमने ले लिया dt टाइम में ये अर्थ यहां से यहां पहुंच जाती है, तो ये कितना एरिया कवर करेगी, इस एरिया को मान लेंगे dA, ठीक है, dA एरिया, या अपने इस पोजीशन पे लें अर्थ को, इस पोजीशन पे अर्थ को लें, और dt टाइम में मान लो अर्थ है वो यहां तक पहुंच जाती है, तो ये एरिया, टाइम सेम है
तो सेम टाइम में जो कोई प्लैनेट है, कोई पार्टिकल है, वो सेम एरिया कवर करेगा। ठीक है, मान लो ये अर्थ यहाँ पे है और dt टाइम में मान लो वो अर्थ यहाँ पहुंच जाती है, तो ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, या अर्थ इस पोजीशन पे है और dt टाइम में अर्थ यहां पहुंच जाती है, तो ये वाला एरिया, ये सभी एरिया सेम होंगे सेम टाइम में। जो एरिया कवर होगा बाय प्लैनेट और बाय सम पार्टिकल और बाय सम सैटेलाइट, जो एरिया सेम टाइम में जो एरिया कवर होगा वो सेम होगा। इसे अपने कहेंगे एरियल डेंसिटी, dA/dt, एरियल डेंसिटी। और ये जो होती है हमारे पास में, ये होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में ½ r² थीटा डॉट, ये एरियल डेंसिटी होती है हमारे पास में। और ये हमेशा कंजर्व होगी, क्यों? क्योंकि देख सकते हो यहां से mr² थीटा डॉट कंजर्व क्वांटिटी है, तो इसको r² थीटा डॉट आ रहा है यहाँ पे भी हमारे पास में r² थीटा डॉट आ रहा है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, r² थीटा डॉट को अपने क्या लिख सकते हैं, l/m। तो r² थीटा डॉट को लिख दिया हमने l/m, और एक 2 नीचे है, तो l/2m। और l कंजर्व है, m वैसे ही कंजर्व है, m चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड नहीं है पार्टिकल की, तो m वैसे ही कंजर्व है, 2 वैसे ही कंजर्व है, तो l/2m एक कंजर्व क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो एरियल डेंसिटी है, इसको अपने एरियल डेंसिटी कहेंगे, एरियल डेंसिटी। और ये याद रखना, एरियल डेंसिटी होगी वो कंजर्व होगी, और वो कितनी होगी, l/2 है। ठीक है, एरियल डेंसिटी इज कंजर्व। ठीक है, सेंट्रल फोर्स मोशन में एरियल डेंसिटी कंजर्व होगी। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंजर्व है, इसका मतलब उसकी एरियल डेंसिटी, मतलब सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करेगा, एरिया की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। चाहे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ हो रहा है पार्टिकल की, यहाँ वेलोसिटी कुछ हो रहा है, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, यहाँ कम स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ हाई स्पीड से मूव करेगा, बट जो ओवरऑल एरिया होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा यदि ये सेम टाइम में कवर हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहेंगे एरियल डेंसिटी। तो एक ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी। और सेंट्रल फोर्स में जो टोटल एनर्जी है, सेंट्रल फोर्स में जो टोटल एनर्जी है वो भी हमारे पास में कंजर्व होगी। तो टोटल एनर्जी क्या है सेंट्रल फोर्स में, टोटल एनर्जी, ये भी फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, टोटल एनर्जी होगी हमारे पास में ½mr² प्लस L²/2mr² प्लस v पोटेंशियल, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ये टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, ½ mr²। ये टर्म, ये काइनेटिक, ये टोटल टर्म काइनेटिक एनर्जी टर्म है, क्योंकि हमें पता है जो टोटल, ये कैसे आई एनर्जी वो भी मैं बता देता हूं तुम्हें। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी टर्म है और ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में। ये जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट, ये टर्म कैसे आई, देखो हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है ½mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, v क्या है हमारे पास में, यदि अपने प्लेनर मोशन की बात करें तो v है हमारे पास में r डॉट, दो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी, r डॉट ई आर कैप प्लस r थीटा डॉट ई थीटा कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, v² की बात करेंगे तो r.2 mr.2 प्लस mr² थीटा डॉट स्क्वायर। यदि अपने इसकी बात करें तो ये आएगा ½mr.2 प्लस r² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसको ही हमने ये लिखा है, कैसे लिखा है, ½mr.2 तो अलग आ गई टर्म, प्लस ½ mr² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस vr। और हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन L क्या है, mr² थीटा डॉट, ये रिलेशन यहाँ यूज करके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जो हमारे वेलोसिटी है वो दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, r और थीटा पे। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी कंजर्व रहेगी। तो एक ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी, उसका फोर्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है F.dr, इन्फिनिटिव से r। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यहां पे अब देखो, ये टर्म वैसे तो
हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी टर्म है, बट कई बार ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कई बार क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को अपने 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने काइनेटिक एनर्जी को ओनली ये पार्ट रखते हैं, इस पार्ट को अपने पोटेंशियल एनर्जी में ले जाते हैं। तो हमारे पास में ये जो कंप्लीट टर्म है इसको अपने इफेक्टिव, ये मैथमेटिकली कर रहे हैं, इसका कोई फिजिकल सेंस नहीं है। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है ना हमारे पास में, देखो ये जो टोटल एनर्जी है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2 mr² प्लस वी आर, ये जो कंप्लीट टर्म है ना इसको अपने एक कंप्लीट इफेक्टिव पोटेंशियल लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास में टर्म हो जाएगी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को अपने 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सके। अब ओनली वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट रह गया, एक ही वेलोसिटी रहेगी हमारे पास में, सिर्फ आर वाली। थीटा वाली वेलोसिटी को हमने पोटेंशियल के अंदर ले लिया। जो थीटा वाली वेलोसिटी टर्म है या जो थीटा वाली काइनेटिक एनर्जी टर्म है, उस टर्म को हमने पोटेंशियल के अंदर कंसीडर कर लिया, उसको फोर्स की टर्म में हमने कंसीडर कर दिया, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द सेंट्रल फोर्स। तो एक सेंट्रल फोर्स है, ये टर्म तो सेंट्रल फोर्स की वजह से थी, ये टर्म में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, और ये कौन सा फोर्स है उसका नेचर भी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमने फोर्स जो एक सेंट्रल फोर्स था उसमें एक और फोर्स ऐड कर दिया, वो फोर्स ऑलरेडी था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, बट हमने काइनेटिक एनर्जी से उस फोर्स को निकाल के एक अलग नाम दे दिया, उसको टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल में रख लिया। तो हमारे पास में ये जो सेकंड टर्म है इससे रिलेटेड जो फोर्स होगा, फोर्स रिलेटेड टू सेकंड टर्म, क्या फोर्स होगा वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड टर्म्स, और जो फोर्स हमारे पास में क्या होता है, डी वी बाय डी आर, या यू लिख सकते हो डी बाय डी आर एल स्क्वायर बाय 2 mr²। तो ये फोर्स निकाल सकते हो यहाँ से कौन सा फोर्स है वो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का ही है। तो माइनस एल स्क्वायर बाय 2m, और ये आएगा -2/r³। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास में -2r³। ठीक है, तो एल स्क्वायर बाय mr³, ये हमारे पास में फोर्स आएगा एल स्क्वायर बाय mr³, दिस इज द फोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप डायरेक्शन। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, इस फोर्स को अपने कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एल स्क्वायर बाय mr³। ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है हमारे पास में, और ये जो एनर्जी होगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको कहेंगे अपने सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में इसका कोई फिजिकल सेंस नहीं है, बस क्या कर दिया हमने, 2 डायमेंशन मोशन को हमने 1 डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास में एक एक्स्ट्रा, एक जो काइनेटिक एनर्जी की 2 टर्म थी, एक टर्म को हमने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको एक फोर्स का नाम दे दिया, और उस फोर्स को हमने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल क्यों है, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना बाहर की तरफ, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मोशन को 1 डायमेंशन में करने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो उसको हमने एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वजह से, तो मोशन यदि तुम्हारे पास में 2 डायमेंशनल मोशन है और उसको 1 डायमेंशन में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो इस टाइप से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो इफेक्टिव पोटेंशियल का फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसका फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल जो होगा हमारे पास में वो होगा एल स्क्वायर बाय 2mr² प्लस वी आर जो हमारे पास में एक्चुअल पोटेंशियल गिवन है, और ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी तुम्हें याद रखना है। अब बात करते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, हाँ, जब भी तुम्हें सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस पूछी जाए तो इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा आर के रिस्पेक्ट में। जब भी तुम्हें पूछा जाए कि मोशन सर्कुलर ऑर्बिट में है और उसकी तुम्हें स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी हो, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट को, r इक्वल टू एक r0 वैल्यू आएगी, जो r0 होगा वो हमारे पास में रेडियस होगी। ये क्वेश्चन करेंगे अपने, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रख लोगे ना सारे फॉर्मूले, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं।
अब बात करते हैं अपने ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के अंडर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है L बाय आर 1 प्लस ई कोस थीटा, या अपने R को लिख सकते हैं L अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। और जो L की वैल्यू होगी हमारे पास में, इसको अपने सेमी लेटस रेक्टम कह देते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होगी L स्क्वायर बाय एम के फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी में आता है। L स्क्वायर बाय एम के भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ये L अलग है, ये L एंगुलर मोमेंटम है। L स्क्वायर बाय एम के 1 प्लस ई कोस थीटा, और E यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है जो ऑर्बिट के नेचर को बताएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है रेडियस का। ठीक है, तो E एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2E, ये भी फॉर्मूला याद रखना, L स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर एसेंट्रिसिटी। अब m की जगह कई बार वो म्यू भी लिख देगा रिड्यूस्ड मास, क्योंकि जब 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो मास होता है वो रिड्यूस्ड मास हो जाता है हमारे पास में। रिड्यूस्ड मास होता है जो भी दोनों, मान लो सन और अर्थ है, तो सन और अर्थ का रिड्यूस्ड मास होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m की जगह कई बार वो रिड्यूस्ड मास भी लिख देगा। ठीक है, तो वो भी फॉर्मूला सही है, डायरेक्ट m भी लिख सकते हो। यदि 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन मोशन में अपने कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में m की जगह म्यू आ जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास, यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा, जहाँ जहाँ m दिखेगा वहाँ वहाँ हमारे पास म्यू आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी, ये एसेंट्रिसिटी है। ठीक है, यही हमें बताएगा नेचर। जैसे हमारे पास में ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जैसे ये फोकस पॉइंट है हमारे पास में, ये मिनिमम रेडियस है, ये मैक्सिमम रेडियस है, ये R1 है, ये R2 डिस्टेंस है, ये हमारे पास में थीटा है एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, ये वाला कोई प्लेनेट मूव कर रहा है सन के चारों ओर, अर्थ प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये एंगल। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस थीटा 1 हो जाएगा, तो वो मिनिमम रेडियस को R की वैल्यू R1 हो जाएगी मिनिमम रेडियस। यदि कोस थीटा की वैल्यू हमारा थीटा इक्वल टू 180 है तो वो मैक्सिमम रेडियस R2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो R की जगह R2 हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। बाकी वो एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, एनर्जी एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि एसेंट्रिसिटी ही हमें बताएगी कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, वो एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। यदि हमारे पास में अब ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट की अपने बात करते हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें ना। डिफरेंट ऑर्बिट देखो अलग अलग, क्योंकि एसेंट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे। तो एनर्जी ही डिसाइड करेगी, पार्टिकल की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वही डिसाइड करेगी कि पार्टिकल की ऑर्बिट कैसी होगी। ठीक है, पार्टिकल जो अर्थ मूव कर रही है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वही डिसाइड करेगी कि इसकी ऑर्बिट कैसी होगी। ठीक है, एनर्जी में चेंज करके ऑर्बिट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट है उसकी एनर्जी में यदि तुम चेंज कर दो तो उसकी ऑर्बिट को चेंज कर सकते हो। तो एनर्जी डिसाइड, क्योंकि एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट एनर्जी पे डिपेंड करेगी। एनर्जी की वैल्यू यदि देखो, ये 3-4 पॉइंट लिख लेना, यदि एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में इस रेंज में है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन -mk² बाय 2L स्क्वायर, यदि एनर्जी नेगेटिव है और इससे ज्यादा है तो हमारे पास में एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, तो ये जो ऑर्बिट होगी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये कैसे आया, यहां से देख सकते हो, ये लेस देन 1 कब होगा हमारे पास में, जब ये जो एनर्जी है, ये देखो mk² बाय 2L स्क्वायर, जो एनर्जी की वैल्यू है वो इसके नेगेटिव से कम होगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये टर्म 1 से कम हो जाएगी एसेंट्रिसिटी, यहीं से निकाला ये। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, E लेस देन 1 इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। और यदि हमारे पास में एनर्जी 0 है, एनर्जी 0 के केस में एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इस केस में जो ऑर्बिट होगी वो होगी पैराबोला, पैराबोला होगी, इस टाइप से पैराबोला हमारे पास में। ठीक है, इलिप्टिकल नहीं होगी, पैराबोला होगी। और E ग्रेटर देन 0 है
तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी हमारे पास में, तो ऑर्बिट हमारे पास में हाइपरबोला, हाइपरबोला। अनबाउंडेड ऑर्बिट हो जाएगी, ये दोनों अनबाउंडेड ऑर्बिट है। पैराबोला भी अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का जो मिनिमम केस है वो पैराबोला है, एक्सट्रीमम केस हाइपरबोला है। ये दोनों अनबाउंडेड ऑर्बिट है। एक मान लो जैसे ये सन है, ये कोई अर्थ है, तो ये रोटेट करके ऐसे चली जाएगी, दैट इज पैराबोला। और हाइपरबोला में ये ऐसे चली जाएगी। हाइपरबोला और पैराबोला में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्बिट है हमारे पास में, जो अट्रैक्टिव होगा तो ऑर्बिट ऐसी होगी, यदि वो रिपल्सिव होगा फोर्स तो ऑर्बिट ऐसी होगी, ठीक है। तो हाइपरबोला और पैराबोला क्लियर है, बस ये फॉर्मूले याद रखने तुम्हें। और ई की वैल्यू यदि हमारे पास में एम के स्क्वायर बाय 2l² है, ये मिनिमम वैल्यू है ई की, ये मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में, इससे मिनिमम एनर्जी नहीं हो सकती, वो अलाउड ही नहीं होगी। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यही अलाउड है, इससे मिनिमम एनर्जी कभी नहीं हो सकती, इससे मिनिमम एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, वो मोशन ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास में 0 होगी और ये हमारे पास में सर्कल होगा, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो मिनिमम जो ऑर्बिट हो सकती है वो सर्कुलर हो सकती है, सर्कुलर से नीचे कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम सर्कुलर, जो मिनिमम एनर्जी होगी सर्कुलर। थोड़ी एनर्जी बढ़ा दोगे, एनर्जी की वैल्यू यदि तुम नेगेटिव में थोड़ी सी कर दोगे तो वो सर्कुलर से इलिप्टिकल बन जाएगी नेगेटिव में, और एनर्जी की वैल्यू यदि 0 कर दोगे तो पैराबोला बन जाएगी, और एनर्जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव कर दोगे तो वो हाइपरबोला बन जाएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम है, फिर इसके बाद में ये कंडीशन आएगी, पहले सर्कल हो सकता है मिनिमम एनर्जी पे, सर्कल से फिर वो इलिप्टिकल हो सकता है, इलिप्टिकल से फिर वो हाइपरबोला हो सकता है, हाइपरबोला से फिर पैराबोला हो सकता है, पैराबोला से फिर वो हाइपरबोला हो सकता है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये अपने एक एग्जांपल से भी इसको भी समझेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके अपने पूरा समझेंगे इसको, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। एक बार के लिए ये फॉर्मूले तुम याद रख लो, क्लियर है। अब देखो, अब सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट ये दोनों बाउंडेड ऑर्बिट है, इलिप्टिकल और सर्कुलर ये दोनों बाउंडेड ऑर्बिट है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में, अनबाउंडेड ऑर्बिट के बारे में इतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करना इन दोनों के बारे में, बट इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बाउंडेड है। बाउंडेड है तो एक इनकी एक रेडियस होगी, एक एंगुलर मोमेंटम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस, ये कुछ हमारे पास में फॉर्मूले होंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इसको नोट कर लो, क्लियर है। सर्कुलर ऑर्बिट की यदि बात करें, देखो सर्कुलर ऑर्बिट में हमें पता है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास में सर्कुलर ऑर्बिट में 0 है, एसेंट्रिसिटी 0 है, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एम के स्क्वायर बाय 2 दैट इज एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ये एनर्जी है हमारे पास में। तो रेडियस क्या होगी सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस होगी हमारे पास में, देख सकते हो आर, आर क्या है हमारे पास में, आर है हमारे पास में L² बाय एम के 1 प्लस ई कोस थीटा, ये हमारे पास में। और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास में आर आ जाएगा L² बाय एम के, ठीक है, ये हमारे पास में आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से L² अपने निकाल सकते हैं, L² आएगा एम के आर, ये L आएगा हमारे पास में रूट एम के आर, और K की वैल्यू भी अपने यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास में, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो K की वैल्यू क्या होगी, जी एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम। यदि एक सन और एक अर्थ एक हैवी पार्टिकल है, उसके अराउंड एक स्मॉल पार्टिकल एम, स्मॉल एम मास का पार्टिकल मूव कर रहा है, तो K की वैल्यू भी अपने पुट कर सकते हैं। K की वैल्यू क्या होगी, जी एम स्मॉल एम, यही होता है, क्योंकि जी फोर्स क्या होता है, -k/r², ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको ये भी लिख सकते हैं -gm/r²। तो यहाँ से K की वैल्यू भी अपने पुट कर सकते हैं। तो L क्या आ जाएगा हमारे पास में, M बाहर आ जाएगा और gm r, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास में gm, एक स्मॉल m बाहर आ जाएगा, g कैपिटल M r, कैपिटल M इज दी मास ऑफ दी, जो बीच में रखा हुआ प्लेनेट है या जो सन है उसका मास, और जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, ये तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, ये तुम्हें याद रखना है। और एनर्जी की बात करें, सर्कुलर मोशन में जो एनर्जी होगी
वो एनर्जी हमारे पास में सर्कुलर मोशन में एनर्जी होगी माइनस एम के स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी एम एम का होल स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास में एम स्क्वायर जी एम एम जी एम एम से एक जी एम एम कैंसिल हो गया, तो माइनस एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एम जी एम एम अपॉन 2 एम, यही आएगा ना। एक सेकंड रुको, जी एम एम अपॉन 2, एक सेकंड 2 एल स्क्वायर आर आएगा यार, यहाँ पे जी एम एम आर आएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुको मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 2 एम स्क्वायर जी एम आर, ठीक है। तो जीएम की पावर से जीएम कैंसिल हो गया, ठीक है, जीएम की पावर से एक जीएम कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक जीएम, और ऊपर है एम क्यूब, तो नहीं ऊपर एक एम रह जाएगा, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर, ये एनर्जी होगी सर्कुलर ऑर्बिट में। जो एनर्जी होगी सर्कुलर ऑर्बिट में, यदि मोशन हमारा ये, बाकी के की टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने के की वैल्यू ये ले ली, बाकी और कोई फोर्स हो तो उसमें के की वैल्यू, बस तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, एम के स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू एम के आर, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी इन जनरल ये फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, और रेडियस का तुम्हें फॉर्मूला एल स्क्वायर बाय एम के, ठीक है। और यदि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड, वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू एल बाय एम आर, एल की वैल्यू पुट कर दो एम रूट जी एम आर अपॉन एम आर, आर से आर कैंसिल, तो रूट जी एम आर, तो ये हमारे पास में ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी सर्कुलर मोशन में, यदि हमारे पास में जो फोर्स है। बाकी यहाँ से एम वी एल बाय डायरेक्ट, ये तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हो गया, यहाँ से तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एल बाय एम आर, और एल क्या है हमारे पास में रूट एम के आर अपॉन एम आर, और रूट एम से रूट नीचे चला गया के, और के बाय एम आर, यही आएगा ना, रूट एम आर, ये रूट एम, हाँ रूट के बाय एम, के की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो जी एम एम अपॉन वो भी जो भी है वैल्यू, वो पुट करके आंसर आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला, ये जनरल हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होगा। तो ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है, एक तो एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी, और एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस। ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट नोट कर लो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमने देखा था कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए देख सकते हो, ये रही इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, चाहिए वो सर्कुलर मोशन है, चाहिए वो इलिप्टिकल मोशन है। एनर्जी जैसे ही ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती है, या तो वो पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारे पास में इसका फोकस है, जहां सन होगा, ये अर्थ है, ये हमारे पास में मैक्सिमम रेडियस है R2, ये मिनिमम रेडियस है R1, ठीक है। और ये एंगल लेंथ से थीटा है, और थीटा की वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है। तो यहां से अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसमें एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस क्या होगी हमारे पास में, वो हमें सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मिनिमम रेडियस की, आर क्या है हमारे पास में,
एल स्क्वायर बाय एम के 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में, और ई की जगह अपने लिख सकते हैं 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, यही है ना एसेंट्रिसिटी, 2 ई एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर। अब देखो यदि अपने मिनिमम रेडियस की बात करें तो थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो आर इक्वल टू हमारे पास में R1 हो जाएगा और cos थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ cos थीटा 1 हो जाएगा तो R1 आ जाएगा हमारे पास में एल स्क्वायर बाय एम के 1 प्लस, तो ये आ जाएगा √1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, ये R1 आ जाएगा। ऐसे ही अपने यदि थीटा इक्वल टू 180 है और R इक्वल टू R2 हो जाएगा तो cos थीटा -1 हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एम के अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ई की वैल्यू यदि तुम्हें पता है तो रेडियस निकाल सकते हो। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपने एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ए और बी इक्वेशन का यूज कर लो, ठीक है, और इस इन दोनों या इसको अपन आर को तुम नीचे ले जाओ, एल स्क्वायर बाय एम के R1 एल स्क्वायर बाय एम के R2, इस टर्म को उधर ले जाओ, दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे भी होगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके अपने एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम निकाल लेना, और ना निकाल तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मूला याद रखना। ये होगा हमारे पास में यदि अपने के की वैल्यू जी एम एम अपॉन आर बी पुट करें, जी एम कैपिटल एम पुट करें के की वैल्यू, तो एल होगा हमारे पास में एम जी एम 2 जी एम, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 GM, या इसको तुम m को यदि अंदर ले जाओ, देखो k की टर्म में भी लिख देता हूं मैं, 2 GM m स्क्वायर R1, क्योंकि इसको अंदर ले गए तो m स्क्वायर हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और k क्या है GM तो इसको ये भी लिख सकते हो 2KM R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा, ये भी याद रख लेना या ये याद रख लेना, ठीक है। और R1 प्लस R2 यदि इलिप्टिकल ऑर्बिट को वैसे देखे, इलिप्स है, ये इलिप्स है, तो ये इसकी सेमी इलिप्स में क्या होता है, देखो इलिप्स में हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है वो a होती है सेमी मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस b होती है सेमी माइनर एक्सिस। तो R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं 2a, R1 प्लस R2 को अपने 2a लिख सकते हैं, और R1 को अपने इसमें e की टर्म्स में भी अपने लिख सकते हैं। R1 को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो मिनिमम रेडियस है तो R1 को अपने लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाय, देखो अपने इसको चलो आगे करते हैं, इसको अपने A1 माइनस ई, इसको अपने लिख सकते हैं A1 माइनस ई, 1 माइनस ई, और R2 को लिख सकते हैं A1 प्लस ई। इस टर्म में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले भी हमारे पास में, एक 1 माइनस ई और एक होगा हमारे पास में 1 प्लस ई। ये आगे करते हैं अपने, अभी नहीं करते इसको, आगे करते हैं अपने, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। एक बार इतना याद रख लो, 2KM R1 R2 R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का याद रखना है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब अपने निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, एल की वैल्यू को, तो एनर्जी निकल जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो एनर्जी जो हमारे पास में निकल के आएगी वो आएगी -GM m अपॉन R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को a लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो, तो 2a भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी आएगी, बाकी k की टर्म्स में भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी होगी, इसको भी तुम्हें याद रखना। अब निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी। जितना सन के पास में होगा अर्थ उतनी वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, और जितना सन से दूर होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, क्योंकि एरियल डेंसिटी कांस्टेंट, एरियल डेंसिटी कांस्टेंट तभी रहेगी ना, कुछ जगह वेलोसिटी, सर्कुलर ऑर्बिट तो है नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो सेम एरिया कब कवर करेगा वो, सेम टाइम में, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जो सन के पास में है फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये मान सकते हो। और सन से जितना दूर है वहाँ वेलोसिटी उतनी कम होगी, तो वो वेलोसिटी अपने निकाल सकते हैं। तो जहाँ मिनिमम रेडियस होगी वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। मैक्सिमम और मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो m कांस्टेंट है, v मैक्सिमम जहां होगा वहां r मिनिमम होगा। ठीक है, l हमें गिवन है, ये हमने निकाला है, v मैक्सिमम हमें निकालना, r मिनिमम की वैल्यू हमें गिवन है, तो v मैक्सिमम यहाँ से हमारे पास में निकल के आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, जो v मैक्सिमम हमारे पास में निकल के आएगा वो आएगा L/m/r1 या L/m/r मिनिमम। तो v मैक्सिमम हमारे पास में जो निकल के आएगा, ये याद रखना है फॉर्मूला, 2gm, बाकी k की वैल्यू में भी लिख सकते हो तुम, gm r2 अपॉन r1 प्लस r1 मिनिमम रेडियस है, r2 मैक्सिमम रेडियस है, मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये v मैक्सिमम होगा। और v मिनिमम की बात करें, v मिनिमम भी ऐसे ही निकल जाएगा, 2gm r1 की, यहाँ r2 की जगह r1, ये कई बार मैं स्मॉल और वो सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको ये लिख लो, मैं कई बार स्मॉल r लिख देता हूँ, कई बार कैपिटल R लिख देता हूँ, बट वो ये समझ लेना एक ही है दोनों, स्मॉल r1 r2 r1 प्लस r, ये होगा हमारे पास में v मैक्सिमम और v मिनिमम। कैसे निकाला, एक इस फॉर्मूले से, एक हमारे पास में m v मिनिमम r मैक्सिमम, r मैक्सिमम मतलब r2। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, फॉर्मूला दिख रहा है सभी को। ठीक है, कर लोगे ना, हाँ ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, v मैक्सिमम और v मिनिमम। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलिप्स पैरामीटर, मतलब इलिप्टिकल पैरामीटर, r1 r2 तो इलिप्टिकल पैरामीटर नहीं, इलिप्टिकल पैरामीटर क्या, a एंड b, इस टर्म में फॉर्मूले लिखते हैं, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, वो भी याद रखना तुम, इन टर्म्स ऑफ, मैंने कहा ना फॉर्मूले बहुत है यहाँ पे, और वो इलिप्टिकल पैरामीटर के फॉर्मूले तुम निकाल यहीं से सकते हो, इन टर्म्स ऑफ इलिप्टिकल पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ इलिप्टिकल पैरामीटर। मैंने अब पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लास्ट वाले फॉर्मूले, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। ठीक है, इलिप्टिकल पैरामीटर में यदि बात करें, r1 और r2 होगा हमारे पास में, r1 होगा a1 माइनस ई और r2 होगा a1 प्लस ई, ई है एसेंट्रिसिटी, तो इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हो तुम, r1 मिनिमम, ये r1 ये r मिनिमम है, और r2 r मैक्सिमम है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 माइनस ई 1 प्लस ई। तो ई को भी इन टर्म्स ऑफ r मिनिमम और r मैक्सिमम अपने लिख सकते हैं। तो ई क्या आएगा हमारे पास में, ई यहां से आएगा r मैक्सिमम माइनस r मिनिमम, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी याद रखना, वेलोसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एनर्जी की बात करें, एसेंट्रिसिटी की बात करें, एसेंट्रिसिटी हमारे पास में होगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है एसेंट्रिसिटी का, 1√1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी याद रखना। यदि सर्कुलर ऑर्बिट है तो ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होगा
माइनस जी एम एम बाय 2a। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एम जी एम कैपिटल एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला। इस फॉर्मूले में ही हमने वैल्यूज पुट किया, R1 R2 R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 को 2a लिख दिया, R1 इंटू R2 को 1a स्क्वायर 1 माइनस ई 1 प्लस ई, उसको 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का। मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम ये आएगा जी एम बाई कैपिटल ए। के की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, वो तुम्हें पता है कैसे लिखना है, 1 प्लस ई 1 माइनस ई। और v मिनिमम आएगा जी एम बाय कैपिटल ए 1 माइनस ई 1 प्लस ई। तो ये v मैक्सिमम और v मिनिमम के फॉर्मूले होंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले तुम्हें इलिप्टिकल ऑर्बिट के पता होने चाहिए, और जो जनरल फॉर्मूले वो मैंने लिखवा दिए तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इन फॉर्मूलों से रिलेटेड, अभी क्वेश्चन करेंगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया, 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशन में अपने कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अपने एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, और ऑर्बिट के नेचर के बारे में समझते हैं थोड़ा उस एग्जांपल से, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं एग्जांपल 1 डायमेंशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो था जो 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को हमने 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था, ठीक है। उसी के बेसिस पे एग्जांपल अपने डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट, हमारे पास में जो, देखो हमारे पास में 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को जब हमने 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास में जो एनर्जी बन गई थी वो बन गई थी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ये टर्म रहेगी थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास में, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर ई माइनस वी इफेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होगा। इसका मतलब जो एनर्जी की वैल्यू अलाउड होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी इफेक्टिव होगी। इससे नीचे वी इफेक्टिव की जो मिनिमम वैल्यू है उससे नीचे एनर्जी नहीं जा सकती। एनर्जी की वैल्यू हमेशा वी इफेक्टिव की मिनिमम वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। या हम कह सकते हैं एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी, जो एनर्जी है हमारी वो पार्टिकल की वी इफेक्टिव एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, 1 डायमेंशन प्रॉब्लम में। इसके बेसिस पे ही अपने एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में यदि फोर्स गिवन है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम हमें गिवन है F इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा माइनस एफ डॉट डी आर इन्फिनेटिव से आर। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा के बाय आर। ये याद रखना, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक। वो सॉल्व करके भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। माइनस के बाय आर स्क्वायर का आएगा, पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा माइनस के बाय आर। और वी इफेक्टिव क्या होगा, वी इफेक्टिव में 2 टर्म होती है, एक आती है एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर, और एक टर्म आ जाएगी माइनस के बाय आर। तो ये वी इफेक्टिव है। तो पहले वी इफेक्टिव का अपने आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर अपने डिफरेंट उसमें पॉसिबल यदि हमारे पास में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, उसके बेसिस पे अपने पॉसिबल ऑर्बिट है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ भी दे सकता है तुम्हें, फोर्स कुछ भी गिवन हो सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, वी इफेक्टिव, इस वी इफेक्टिव को ड्रॉ करना है। और यदि वी इफेक्टिव नेगेटिव है, चलो वो अपने डिस्कस करते हैं आगे, वी इफेक्टिव, और हमारी एनर्जी की वैल्यू हमेशा वी इफेक्टिव से ज्यादा होगी, और एनर्जी ही डिसाइड करेगा कि पॉसिबल ऑर्बिट क्या है। तो पहले वी इफेक्टिव ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे 2 टर्म है, एक एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर, एक माइनस के बाय आर। तो दोनों ड्रॉ करेंगे। पहले यदि एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर को ड्रॉ करें, तो एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा हमारे पास में, एल स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर ऐसा बनेगा हमारे पास में, क्योंकि आर टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 चला जाएगा, आर टेंड्स टू 0 पे इन्फिनिटी होगा।
ये तो हो गया L²/2mr²। यदि अपने बात करें -k/r की, तो ये नेगेटिव में होगा इस टाइप से। ये है -k/r, ये है L²/2mr²। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अब r की लेस वैल्यू पे कौन सी टर्म ज्यादा डोमिनेट करेगी, वहां से अपने रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। r की वैल्यू लेस वैल्यू, r टेंस टू 0 पर, r टेंस टू 0 पर r की स्मॉल वैल्यू 0.0001 या 0.01, 0.0 इस टाइप, 0.01, 0.02 इस टाइप की वैल्यू। तो जो हमारे पास में r² टर्म है उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, r की वैल्यू लार्ज होगी एज कंपेयर टू r², क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यू और कम हो जाती है। 0.1 का स्क्वायर करोगे या 0.2 का स्क्वायर करोगे तो वो 0. उसकी वैल्यू 1 से लेस देन वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू और कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से r की वैल्यू इज ग्रेटर देन r²। तो इसका मतलब क्या है? L²/2mr² इज डोमिनेटिंग टर्म -k/r। या मैग्नीट्यूड ही ले लो ओनली, तो L²/2mr² टर्म है वो डोमिनेट करेगी, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होगा लेस वैल्यू। तो इसका ओवरऑल ग्राफ बनाए तो ये टर्म डोमिनेट करेगी, ठीक है, लेस वैल्यू ऑफ r के लिए। फिर उसके बाद में ये टर्म, ये ओवरऑल ग्राफ होगा। और r की हाई वैल्यू के लिए, r टेंड टू इन्फिनिटी के लिए k/r टर्म है वो डोमिनेट करेगी L²/2mr² के लिए। तो इस वजह से r की हाई वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ होगा, r की लोअर वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ होगा, और ये रिजल्टेंट ग्राफ हो जाए। ठीक है, तो ये v इफेक्टिव का किसके साथ में ग्राफ है? r के साथ में। अब एनर्जी की डिफरेंट, यदि एनर्जी ये है हमारे पास में, एनर्जी ये हो सकती है, 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 डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। हमेशा एनर्जी की वैल्यू v इफेक्टिव से ज्यादा होगी। ये एनर्जी है और ये v इफेक्टिव की वाली लाइन है, तो इससे हमेशा ज्यादा होगी। तो ये वैल्यू लेट्स से r1 है, r1 ले लेते हैं इसको अपने। ठीक है, एक सेकेंड को, हाँ, ये वैल्यू हमारे पास में r1 है। तो यदि अपने बात करें तो हमारे पास में जो पॉसिबल ऑर्बिट होगी E ग्रेटर देन V इफेक्टिव, ये वाला रीजन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, R लेस देन, यदि अपने E इस एनर्जी की बात करें, E ग्रेटर देन 0 एनर्जी है, ये भी E ग्रेटर देन 0 है, ये इस लाइन के ऊपर जो भी एनर्जी है वो सभी E ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो E ग्रेटर देन 0 इसकी बात करें तो ये वाली यहां, ये वाला जो रीजन है R लेस देन R वाला रीजन, इसमें मैं लिख देता हूं R लेस देन, यदि R वाला रीजन की बात करें अपने, ठीक है, इसको E1 एनर्जी मान लो ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। E1 एनर्जी मान लेते हैं, E1 एनर्जी के लिए फॉर फर्स्ट केस मान लेते हैं अपने E1 ग्रेटर देन 0। E1 एनर्जी के लिए हमारे पास में यदि R लेस देन R1 वाला रीजन है वो नॉट अलाउड होगा। क्यों नॉट अलाउड होगा? क्योंकि R लेस देन R1 में V इफेक्टिव की वैल्यू E1 से ज्यादा है, विच इज नॉट पॉसिबल। देख सकते हो, V इफेक्टिव की वैल्यू E1 से ज्यादा, और R ग्रेटर देन R1, और कहां तक, R की लिमिट कहां तक, R1 से लेके इन्फिनिटी तक, और E ग्रेटर देन, E1 ग्रेटर देन V इफेक्टिव होगा, विच इज पॉसिबल, ये अलाउड होगा। तो ये अनबाउंडेड ऑर्बिट होगी, क्योंकि R1 से वो इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मिनिमम ऑर्बिट है R1। तो मतलब ये जैसे कोई प्लेनेट है, ये सन है, और कोई सैटेलाइट आ रही है यहाँ से, ये अर्थ मान लो ये, और कोई सैटेलाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो वो अर्थ के पास में से तो गुजरेगी, बट वो R1 तक ही रहेगी। यदि उसकी एनर्जी E1 है तो वो इससे क्लोजेस्ट नहीं हो सकती, R1 से क्लोजेस्ट नहीं हो सकती, R1 तक तो वो रह सकती, R1 से नीचे नहीं जा सकती, वो अर्थ के और पास में नहीं जा सकती। हाँ, R1 से फिर इन्फिनिटी तक जा सकती है, वो यहाँ से गुजर सकती है, वो यहाँ से गुजर सकती है, बट क्लोजेस्ट अप्रोच सिर्फ R1 ही होगी हमारे पास में। और जो ऑर्बिट होगी हमारे पास में वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, वो तुम्हें पता है, ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट होगी हमारे पास में, अनबाउंडेड ऑर्बिट होगी।
ऐसे यदि E2 एनर्जी, ये E2 एनर्जी मान लो, इसमें बस जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो थोड़ी और कम हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ठीक है, ये सेम ही है, इसमें E3 है, इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच R3 हो जाएगी। जितनी एनर्जी तुम कम करते जाओगे क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी ही ज़्यादा और कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे अपने सेकंड केस माने E2 ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ जो R की लिमिट होगी वो R2 से इन्फिनिटी हो जाएगी। E3 ग्रेटर देन 0 के लिए R3 से इन्फिनिटिव लिमिट हो जाएगी। ये सभी अनबाउंडेड ऑर्बिट है, अनबाउंडेड। और यहाँ पे R लेस देन R2 नॉट अलाउड होगा, और यहाँ पे R लेस देन R3 नॉट अलाउड होगा, क्योंकि वहाँ V इफेक्टिव ज़्यादा है ना। V इफेक्टिव ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी यदि V इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता। यदि एनर्जी, एक पॉसिबल वैल्यू एनर्जी 0 भी हो सकती है, एनर्जी 0। यदि एनर्जी 0 है तो एक R3, एक R4, एक R5 मान लो इसको, R4 एंड R5। तो एनर्जी 0 में वो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगी। एनर्जी इक्वल टू 0, एनर्जी इक्वल टू 0, तो एनर्जी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी वो, सॉरी यहाँ बाउंडेड नहीं, यहाँ ये यार इसको क्रॉस नहीं करेगा, मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड रुको यार, मैंने ये ग्राफ गड़बड़ कर दी यहाँ, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा भाई, ये नीचे ही रहेगा ग्राफ, है ना, यहाँ गड़बड़ होगी ना एक, ये ग्राफ, ये ओरिजिन वाली लाइन मान लो, ये लाइन ऐसे छोड़ दो, ये E3 मान लो, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे रहेगा, इस टाइप से क्रॉस नहीं करेगा। तो E4 इक्वल टू 0 पर एक R4 से इन्फिनिटी होगा, ये अनबाउंडेड होगा। ये E4 इक्वल टू 0 पर R की लिमिट R4 से इन्फिनिटी, ये भी अनबाउंडेड होगी। ठीक है, E इक्वल टू 0, ये पैराबोला हो जाएगा हमारे पास में, इट इज पैराबोला, ये हाइपरबोला है सभी, ये पैराबोला हो जाएगा E इक्वल टू 0। ठीक है, अब E की वैल्यू यदि नेगेटिव ले जाओ तुम, E5 ये नेगेटिव वैल्यू है एनर्जी की, ये एक R5 से लेके ये बाउंडेड हो जाएगा मोशन R6 के बीच में। E5 के लिए E5 लेस देन 0, ये फोर्थ केस ले लो। ठीक है, इसमें जो मोशन हो जाएगा R5 से लेके R6 के बीच में बाउंडेड हो जाएगा, ये बाउंडेड मोशन होगा। ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, और ये इलिप्स छोटा भी होता जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी को और नेगेटिव करते जाओगे ये इलिप्स देखो छोटा होता जाएगा, ये इलिप्स छोटा होता जाएगा। ठीक है, R4 इज द मिनिमम रेडियस, R6 इज द मैक्सिमम रेडियस। और जैसे ही एनर्जी को V इफेक्टिव मिनिमम पे ले जाओगे, ये एनर्जी V इफेक्टिव मिनिमम, तो ये एसेंट्रिसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास में सर्कुलर ऑर्बिट होगी। ठीक है, E इक्वल टू V इफेक्टिव मिनिमम, तो R इक्वल टू R0, यहाँ पे एक ही रेडियस होगी ओनली, ये वाली R इक्वल टू R0। तो ये कौन सी ऑर्बिट होगी, ये सर्कुलर ऑर्बिट होगी। तो इस टाइप से ऑर्बिट को ड्रॉ कर सकते हो, सर्कुलर ऑर्बिट होगी। ठीक है, V इफेक्टिव मिनिमम कैसे निकालेंगे, V इफेक्टिव हमें गिवन है L2/2mr² माइनस k/r। तो V इफेक्टिव मिनिमम कैसे निकालेंगे, dV इफेक्टिव अपॉन dr कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, L2/2m माइनस 2/r³ माइनस k माइनस 1/r² इक्वल टू 0, r इक्वल टू R0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस L2/mr³ प्लस k/r² इक्वल टू 0। तो L2/mr³ k/r², r² से ये r कैंसिल हो गया, तो r आ गया L2/mk, तो यही R0 हो गया L², और यही हमने सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस निकाली थी L2/mk। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको। अब जैसे और कोई पोटेंशियल गिवन हो, जरूरी नहीं कि यही गिवन होगा हमेशा, जैसे मान लो V इफेक्टिव तो में गिवन हो, V इफेक्टिव गिवन, एक तो टर्म फिक्स है L2/2mr², ये तो फिक्स रहेगी,
एक टर्म मान लो तुम्हें गिवन है हाफ के आर स्क्वायर, ये भी टर्म आ सकती है, पोटेंशियल तो ये भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते। अब इसका तुम ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर का ग्राफ बना लो, एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर, इसका ग्राफ तो ये होगा, और हाफ के आर स्क्वायर का ग्राफ, हाफ के आर स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। अब इसमें देख लो डोमिनेटिंग टर्म, आर की लेस वैल्यू के लिए ये आर स्मॉल है, ये टर्म डोमिनेटिंग होगी, तो आर की लेस वैल्यू के लिए एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर डोमिनेटिंग होगी, आर की हाई वैल्यू के लिए ये डोमिनेटिंग होगी, तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ वी इफेक्टिव नेगेटिव है ही नहीं, वी इफेक्टिव और आर, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ तुम्हें, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये वी इफेक्टिव मिनिमम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू ये है, ये एनर्जी है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये दो पॉसिबल, ये जो बाउंडेड मोशन होगा यहाँ पे R1 R2, ये यहाँ सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैसे तो मोशन अनबाउंडेड है, पर वो दो रीजन के बीच में बाउंड हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन वी इफेक्टिव एनर्जी, और वो कौन सा रीजन है, वो सिर्फ ये वाला रीजन है, इस रीजन में ही एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वी इफेक्टिव, एक ये पॉइंट, तो यहाँ कम कन्फाइंड होगा, ये एनर्जी ले लो तो यहाँ कन्फाइंड होगा पार्टिकल, ये एनर्जी ले लो यहाँ कन्फाइंड होगा, ये एनर्जी ले लो, ये मिनिमम एनर्जी हो सकती है हमारे पास में, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास में पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्लियर है। और वो मिनिमम रेडियस भी निकाल सकते हो तुम, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, कि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास में फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। वो इसको डिफ्रेंशिएट करके आर के रिस्पेक्ट में, आर इक्वल टू आर नॉट, वो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी वहाँ, वो यदि एनर्जी की इक्वल है, उसको एनर्जी की इक्वल इक्वेट कर दोगे, सर्कुलर मोशन होगा, बाकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, ठीक है। इस टाइप से अपने कर सकते हैं, क्लियर है, कर लोगे। एक फॉर्मूला और था जो मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, बस वो लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है, तो एक ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना, -L² U स्क्वायर बाय m, या म्यू लिख सकते हो, d² U बाय d थीटा स्क्वायर प्लस U इक्वल टू F1/u, और U है 1/r, और m है मास, L है हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये हमारे पास में एक ऑर्बिट, यहाँ से अपने ऑर्बिट इक्वेशन निकाल सकते हैं, ऑर्बिट की इक्वेशन, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से ये फॉर्मूला लिखवाया है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है ये, ठीक है। R है 1/u, तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं -L² बाय u की जगह अपने लिख सकते हैं 1/r², तो mr², d² बाय d थीटा स्क्वायर, u की जगह 1/r² लिख सकते हो तुम, प्लस u 1/r इक्वल टू F/r, इस टाइप से भी लिख सकते हो। बाकी u की टर्म में ज़्यादा सोल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ सोल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं d² u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u -m L² u² F1/u, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो बस ये सारे फॉर्मूले हैं, पूरा मैंने समझा दिया, सेंट्रल फोर्स,
अब अपने इसकी प्रॉब्लम कर लेते हैं कुछ, ठीक है, जो पूछी गई प्रॉब्लम है रिसेंट ईयर की, और कुछ ज़्यादातर रिसेंट ईयर की करेंगे अपने, उससे आइडिया लग जाएगा भाई तुम्हें किस टाइप की प्रॉब्लम बन रही है, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया हो। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपने। तो देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m, ये रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2023 का IIT जैम का। ठीक है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m मूविंग इन वर्टिकल XY प्लेन विद ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड y एक्सिस पॉइंटिंग वर्टिकली अप। Z एक्सिस है ये, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया y एक्सिस, नहीं, हाँ, XY प्लेन, ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड y एक्सिस। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज मूविंग इन वर्टिकल, ठीक है, ये ठीक है y है, वो ये x है, ये y है, ठीक है, y है ये। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो ऑन द ग्राउंड, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिटर्न इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो ये पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये r है, ये थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट, ये मान लो m मास का पार्टिकल है, h हाइट पे है, तो h क्या है, r कोस थीटा, सॉरी r साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgr साइन थीटा, mgh होती है, तो ये हमारे पास में टोटल एनर्जी होगी mgr साइन थीटा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इजी था क्वेश्चन एकदम, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये IIT जैम का क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंट ईयर में पूछा गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन जनरल सेंट्रल फोर्स फील्ड, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। पहले 2023 के कर रहे हैं, फिर अपने 2022 के करेंगे, फिर 2021 के, फिर 2020 के, फिर पीछे वाले। ठीक है, ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन जनरल सेंट्रल फोर्स फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू, मोशन इज कन्फाइंड टू प्लेन, सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमें पता है मोशन प्लेन में कन्फाइंड हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। केपलर सेकंड लॉ इज वैलिड, केपलर सेकंड लॉ भी वैलिड होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है, क्यों केपलर सेकंड लॉ, मोशन कन्फाइंड इन प्लेन, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सेंट्रल फोर्स फील्ड में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, केपलर सेकंड लॉ एरियल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, ये जीरो के इक्वल है। फिर केपलर्स थर्ड लॉ इज वैलिड, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और ये हमेशा, जरूर नहीं कि हमेशा वैलिड होगा, ये सिर्फ ऐसे फोर्स के लिए वैलिड है जो -k/r² वाला फोर्स हो, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन, ये जो वैलिड है टाइम पीरियड, ये सिर्फ बाउंडेड ऑर्बिट के लिए ही पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर बाउंडेड ऑर्बिट। बट ये जो केपलर्स लॉ है, जो सेंट्रल फोर्स है, वो तो अनबाउंडेड ऑर्बिट के लिए भी एप्लीकेबल है। सेंट्रल फोर्स में तो बाउंडेड ऑर्बिट भी हो सकती है, अनबाउंडेड भी हो सकती है, और यदि अनबाउंडेड है तो उनका कोई टाइम पीरियड वाला खेल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इनवैलिड होगा। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी, तीन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गई। ठीक है, केपलर्स लॉ हमने नहीं पढ़ा, वो अंडरस्टूड है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पता ही है सभी को। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l, पार्टिकल का मास m है, एंगुलर मोमेंटम l है, मूव्स इन ए स्पेस वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी गिवन है kr², दिस इज आर पोटेंशियल एनर्जी kr², k इज ग्रेटर देन 0, r इज द रेडियल कोऑर्डिनेट, तो r क्या होगा, ठीक है, रेडियस की हमें वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, एंगुलर मोमेंटम l गिवन है,
तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या होगा, रेडियस क्या होगी। इफेक्टिव पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। इफेक्टिव पोटेंशियल निकालो सबसे पहले। इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल है, इफेक्टिव पोटेंशियल है हमारे पास में इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है, एल स्क्वायर बाय 2mr² प्लस के आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, माइनस L² बाय mr³ प्लस 2kr इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में r इक्वल टू L² बाय 2r³ 2kr इक्वल टू L² बाय mr²। तो r³ आ गया L² बाय 2mk, तो r आ गया 1/3 आएगा ना, ये r 1/3 आएगा यहाँ 1/4। एक सेकंड मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, मिस प्रिंटिंग हो सकती है क्वेश्चन में, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये r³ है यार, यहाँ पे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये 4 आएगा। तो L² बाय 2mk की पावर 1/4, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट ईयर का 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है हमारे पास में। ए प्लेनेट ऑफ मास m, एक प्लेनेट है मास m का, मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक m मास का प्लेनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल R, मिनिमम डिस्टेंस है स्मॉल r respectively. Let g denote the universal gravitational constant, m be the mass of the sun, assuming m is very very greater than small m. The angular momentum of the planet of एंगुलर मोमेंटम इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एंगुलर मोमेंटम मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, m√g(m) r1 r2, तो r1 r2 की जगह r प्लस r, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। 2 भी आएगा क्या, एक सेकंड को, फॉर्मूला देखो तुम पहले, फॉर्मूला क्या था। 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फॉर्मूला देखो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, प्रूफ भी करवाया था, वैसे ही प्रूफ करना है। तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला हमने फॉर्मूला लिखा था एंगुलर मोमेंटम का, याद होगा तुम्हें, इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। ये रहा हमारे पास में, ये रहा 2gm m², m बाहर निकाल लो, ये रहा 2gm r1 r2 r1 प्लस r2। ठीक है, इस टाइप से अपने कर सकते हैं। क्लियर है। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ in closed orbit. The height of the satellite above the earth surface at perigee and apogee are 2500 किलोमीटर एंड 4500 किलोमीटर। मतलब ये हमारे पास में अर्थ है, और ये जो मैक्सिमम, ये वाले जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से, ये कह रहा है दी हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस एट पेरिजी है 4500 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो है 2500 किलोमीटर, जो मिनिमम डिस्टेंस है। कंसीडर द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 6500 किलोमीटर। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी हमने निकाला था मैक्सिमम रेडियस इलिप्टिकल ऑर्बिट की, आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। आर मैक्सिमम कितना होगा, आर अर्थ की सेंटर से देख लो 6400 प्लस 4500, 10,900, 10,900 माइनस आर मिनिमम कितना होगा 6400 प्लस 2500, 8,900।
इसको सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, सॉल्व करके तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा 5/49, 0.1। ये हमारे पास में होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ए प्लैनेट इज ए हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट अबाउट ए स्टार। द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 times smaller than its farthest distance from the star. If the corresponding speed are vc and vf, then vc divided by vf। मतलब ये कह रहा है कि एक मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस गिवन है हमें, 300 टाइम रिलेशन है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लो। एंगुलर मोमेंटम एम वी मैक्सिमम आर मिनिमम इज इक्वल टू एम वी मिनिमम आर मैक्सिमम। तो अब ये क्या कह रहा है हमारे पास में, हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट अबाउट स्टार, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम स्मॉलर देन इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस। फारदेस्ट डिस्टेंस को अपने आर एफ लिख लो, एंड इट इज 300 टाइम दी आर सी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो इसको v, ये फारदेस्ट वेलोसिटी हो जाएगी v, ये v मैक्सिमम है तो ये vc हो जाएगा r, सॉरी ये वेलोसिटी हाई कहाँ होगी, देखो वेलोसिटी हाई कहाँ होगी हमारे पास में, जहाँ डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगी, जहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर सी, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कौन सी होगी हमारे पास में, वी सी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, और एम मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी, आर एफ, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, वी एफ। ठीक है, तो वी सी बाय वी एफ कितना होगा, आर एफ बाय आर सी। आर एफ 300, तो ये 300 टाइम आ जाएगी वेलोसिटी। ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारे पास में डी ऑप्शन, 300 टाइम। ठीक है, सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6, 5th 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7। ये सेंट्रल फोर्स के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं आईआईटी जैम में, रिसेंट में पूछे गए। ईयर नहीं लिखा मैंने, बट ये समझ लो 2023 से पीछे जा रहे हैं अपने, 23, 22, 21। ठीक है, अगली बार से लिख दूंगा मैं। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ये पॉइंट सही है। द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली, नहीं ये गलत है। एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से नहीं है, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, गलत है। द मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेन, ये भी गलत है। तो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओनली ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लैनेट P1 एंड P2, दो प्लैनेट है, एक P1 एक P2, और दोनों का मास, एक का M1 है एक का M2 है। रिवॉल्व अराउंड द सन, एक सन है, सन के अराउंड दो प्लैनेट मूव कर रहे हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद टाइम पीरियड T1 एंड T2। एक प्लैनेट P1 है, दूसरा प्लैनेट P2 है, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, एक का टाइम T1 है, दूसरे का टाइम T2 है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट P1, प्लैनेट P1 की जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है वो R एंड 3R है। इसकी मिनिमम डिस्टेंस R है, मैक्सिमम डिस्टेंस 3R है। वेयर एज फॉर प्लैनेट P2 दीज आर 2R एंड 4R, इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2R है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 4R है। वेयर R इज कॉन्स्टेंट, एज्यूमिंग M1 एंड M2 आर मच स्मॉलर देन द मास ऑफ द सन, मैग्नीट्यूड ऑफ T2 बाई T1। जो टाइम पीरियड होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ए होती है सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस होती है ये होती है ए, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये 2a होगी। ठीक है, तो ए क्या होगा हमारे पास में, ये जो टोटल डिस्टेंस है, और सन से बात करें तो ये आर मिनिमम और आर मैक्सिमम, तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम का जो सम होगा वो 2a होगा।
तो ए कितना होगा, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाय 2। तो इस प्लेनेट के लिए ए कितना आ जाएगा, आर प्लस 3r, 4r/2, तो 2r, और यहाँ 3r। तो टाइम पीरियड t1 स्क्वायर 2r का क्यूब, t2 स्क्वायर 3r का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आएगा, t2/t1, 3r/2r की पावर 3/2, r से r कैंसिल कर दो, तो 3 की पावर, तो ये आ जाएगा 3/2 √3/2, 3/2 √3/2। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास में, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो सन के मास पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे, क्योंकि दोनों नेग्लेजिबल मास है, अर्थ के मास पे वो डिपेंड नहीं करता, ओनली सन के मास पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि नेग्लेजिबल मास है, तो रिड्यूस्ड मास लिखेंगे तो वो सन का मास ही आएगा हमारे पास। क्लियर है, सॉरी अर्थ का मास आएगा, वो अर्थ का मास आएगा, पर नेग्लेजिबल है तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4π² a³ GMS, सन का मास आता है टाइम पीरियड में। जब टाइम पीरियड का अपना एक्चुअल फॉर्मूला देखते हैं उसमें सन का मास आता है। ठीक है, 4π² a³ GMS। ठीक है, t², ये होता है हमारे पास में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना चाहिए टाइम पीरियड का, हमने वहां नहीं लिखा था। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है वैसे, है ना, केपलर्स लॉ का भी है, ग्रेविटेशन का भी है, तो सन के मास पे डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विद टाइम। एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है 4x³ + at² y², kg into m²/s, where a given है 1 kg m²/s³। The angle between L and the torque acting on the particle, एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बिकम 45 आफ्टर ए टाइम। क्या कह रहा है, एंगल हो जाता है 45 कितने टाइम के बाद में, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का एंगल कितने टाइम के बाद में 45 डिग्री हो जाता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट, ट्राई करो क्या आएगा। देखो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। टॉर्क निकालो सबसे पहले और एंगल रखो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा हमारे पास में dl/dt। तो फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है 0, तो 2at y²। ठीक है, ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है 45, एल और टॉर्क के बीच का एंगल 45 हो जाता है। कितने टाइम के बाद में होगा, तो कोस एल डॉट टॉर्क, तो ये होगा एल का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कोस 45, यदि डॉट प्रोडक्ट लें कोस 45, तो एल डॉट टी, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें वाई ही इसमें वाई, एक्स का साथ में तो होगा नहीं, तो 2at इंटू at² वाई डॉट वाई, एल का मैग्नीट्यूड 16 + a² t⁴, 16 + a² t⁴। टॉर्क का मैग्नीट्यूड 280 आ जाएगा हमारे पास में, या स्क्वायर करके रूट ले लो या डायरेक्ट 280 लिख दो। 280 cos 45 1/√2। इसको सॉल्व करना है हमें, यहाँ से t की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तुम, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, तो 2t³ 16 + t⁴ 2t 1/√2, तो √2 इधर ले गए, होल स्क्वायर कर दो इसका,
तो 2 × 4 t⁶, तो 16 + t⁴ 4t²। इसको सॉल्व कर लो। 8t⁶ 16 × 4t² प्लस 4t⁶, t² से डिवाइड कर दो। 8t⁴ 16 × 4 तो ये आ जाएगा 4t⁴, 16 × 4 16 चौक 64, तो t⁴ आ जाएगा हमारे पास में 64 / 4 16, तो t आ जाएगा हमारे पास में 4 आएगा क्या ना, 1/4 आएगा ना, 16 की पावर 1/4 2 आएगा, ये 2 सेकेंड आ जाएगा। इस टाइप से करना है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल फिजिक्स यूज हुआ है, सिंपल मैथ का ये फॉर्मूला यूज हुआ है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें पता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। ए प्लेनेट ए सैटेलाइट, ये इजी सा क्वेश्चन कर लेना यार ये तो। ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस r from its center. The time period of the revolution of satellite is t. If the same satellite is taken to an orbit of 4r, time period t² proportional to r³ कर देना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नहीं ए ऑप्शन, ये कौन सा क्वेश्चन, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ इसका आंसर। हाँ इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, हाँ 80 आएगा, ठीक है। कर लेना, ये इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस सेंटर एट द अर्थ। ए सेकंड सैटेलाइट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मेजर एक्सिस 8r with the earth at one of its foci. If the former takes 1 days to complete a revolution, the latter would take, वही है सेम, वही यूज करना है कॉन्सेप्ट। t1² proportional to r³ r1³ t2² proportional to r2³। r1 और r2 में रिलेशन है, एक r है एक 8r है, तो आंसर निकाल लेना। आंसर आएगा इसका लगभग 21.6 दिन, कर लेना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट देखो, an object of mass m with non-zero angular momentum L is moving under the influence of gravitational force of a much larger mass. Which of the following statement is correct? एक m मास का स्मॉल ऑब्जेक्ट है, नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम L है, जिसका मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव देन ऑर्बिट इज ऑलवेज सर्कुलर। जरूर नहीं कि सर्कुलर होगी, टोटल एनर्जी यदि नेगेटिव है तो इलिप्टिकल भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है, ओनली सर्कुलर पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स वाली प्रॉब्लम थी, तो ये नहीं होगा। द मोशन ऑफ एम ऑलवेज अकर इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ऑलवेज 2 डायमेंशनल प्लेन ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, तो जो मोशन है प्लेनर मोशन होगा हमारे पास में 2 डायमेंशनल प्लेन। इफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, ऑर्बिट इज पैराबोला। टोटल एनर्जी यदि जीरो है तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 प्लस यहाँ टोटल एनर्जी होता है, ये जीरो हो जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी 1, तो ये पैराबोला होगा हमारे पास, अनबाउंडेड ऑर्बिट होगी। इफ द एरिया ऑफ द पार्टिकल्स बाउंड ऑर्बिट इज एस, यदि पार्टिकल्स की बाउंड ऑर्बिट का एरिया एस है, देन इस टाइम पीरियड क्या कह रहा है 2ms/l होगा। टाइम पीरियड ये होगा, यदि वो कह रहा है एरिया एस है, तो ये वहां से निकाल सकते हो तुम dA/dt से। dA/dt ये था हमारे पास में L/m, एक फॉर्मूला था ना हमारे पास में जो मैंने लिखवाया था, स्टार्टिंग में लिखवाया था, L/2m, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, देखो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो तुम,
कहाँ गया, देखो स्टार्टिंग में ही लिखवाया था मैंने, ये रहा L/2m। इस फॉर्मूले का यूज कर, एरियल एरिया का जब भी आ जाए तो एरियल डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ठीक है, तो देख लो एरिया S टाइम पीरियड है, एक सेकेंड को, एरिया है S, टाइम पीरियड है T, L/2m, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2ms/L। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन, बी सी डी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। एरिया, पूरा एरिया की बात कर रहा है, पूरा एरिया एस है, तो इसको पूरा एरिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी ए L/2m डी टी, इंटीग्रेट कर दो तो ये एरिया एस हो जाएगा टोटल एरिया, ये कॉन्सेंट L/2m, ये टी हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 3 प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए स्टार। 3 प्लैनेट है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए स्टार। एक स्टार है, ये मान लो अपना स्टार है, 3 प्लैनेट मूव कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ए। पहला प्लैनेट ए डिस्टेंस पे है, दूसरा प्लैनेट 4a डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से 4a डिस्टेंस मतलब ये 3a हो गया और यहाँ से पूरा 4a हो गया। एक 4a डिस्टेंस पे है और एक है 9a डिस्टेंस पे। यहाँ से 4a ये होगा, 5a यहाँ चला गया, तो ये टोटल 9a डिस्टेंस है। एक ये प्लैनेट है, ठीक है, एक a डिस्टेंस पे है, एक 4a पे है, ये 4a डिस्टेंस, एक 9a डिस्टेंस, मतलब ये 3a है और ये 9a में से 4a गया तो 5a, ये 5a डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब दूसरे प्लैनेट से थर्ड प्लैनेट की डिस्टेंस। एट टाइम t इक्वल टू t0 द स्टार एंड द 3 प्लैनेट आर इन स्ट्रेट लाइन। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्टार है और तीनों प्लैनेट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्लोजेस्ट प्लैनेट इज t, इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t है। हाउ लॉन्ग आफ्टर t0 दे विल अगेन बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो t टाइम पीरियड में ये एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है t² प्रोपोर्शनल टू a³, या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं अल्फा a³। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा, अल्फा की हाफ a⁻³ ठीक है, ये टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑर्बिट का। t1 लिख लो इसको, अल्फा रूट अल्फा a⁻³, ये हमने लिख लिया। और जो सेकंड हमारे पास में प्लेनेट है, इसका टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, एक चक्कर लगाने में टाइम लगाएगा हमारे पास में रूट अल्फा, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट तो अल्फा ही है, ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, 4a⁻³², तो ये आ जाएगा रूट अल्फा 4⁻³² a⁻³², तो रूट अल्फा a⁻³², 4⁻³², तो 4 ये आ जाएगा 8, तो ये 8t1 आ जाएगा, t2 मतलब जितने टाइम में ये 8 चक्कर लगा लेगा उतने टाइम में ये एक चक्कर लगाएगा। यदि सिर्फ 2 ही प्लेनेट होते तो 8t आ जाता इजिली, कि 8 गुना टाइम, जितने ये 8 चक्कर लगाएगा उतने ये एक चक्कर लगा के वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो मिनिमम टाइम जो t0 होगा कि दोनों प्लेनेट सेम डायरेक्शन में होंगे, वो कितना टाइम होगा हमारे पास में 8t। अब हमारे पास में 3 है, 2 नहीं है, 3 प्लेनेट है और एक प्लेनेट ये रहा t3। t3 क्या है, रूट अल्फा 9a⁻³², तो रूट अल्फा 9⁻³² a⁻³², तो ये t1 9⁻³², 3⁻3, 9 का रूट 3, 3⁻3, 3×3 = 9, 27, मतलब जब ये एक चक्कर लगाएगा लास्ट वाला प्लेनेट तब ये 27 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो ये 27 चक्कर लगा लेगा, लेकिन जब ये 27 चक्कर लगा लेगा
तो ये यहाँ इस पोजीशन में नहीं होगा, ये इस पोजीशन में नहीं होगा, ये 8 चक्र के बाद तो इस पोजीशन में होगा। जब ये 8 चक्कर लगाएगा तब ये इस पोजीशन में होगा, एक चक्कर लगाएगा। जब ये 16 चक्कर लगाएगा तब ये 2 चक्कर लगा लेगा। जब ये 24 चक्कर लगाएगा जब ये 3 चक्कर लगा लेगा। 27 वाला तो कोई रेशो बन ही नहीं रहा ना। 27 चक्कर में जब ये 27 चक्कर लगाएगा तब ये एक चक्कर लगाएगा, लेकिन 27 वाले चक्कर में तो ये कहीं यहाँ होगा, सेकंड वाला प्लेनेट। तो ये कैसे करें? तो ये अब इन तीनों का एलसीएम लो, जो एक कॉमन नंबर आएगा वो हमारे पास में टाइम पीरियड होगा। एलसीएम क्या होगा? 1 और हमारे पास में 8, एक एलसीएम टी का, 8t का और 27t का, इनका एलसीएम लो। 1 8 27, तो 8 इंटू 27 करो, देखो क्या आ रहा है। 8 7 56 की 6 5 216 जब 216t होगा, जब ये 216 चक्कर लगाएगा तब ये कितने चक्कर लगा लेगा? जब ये 216 चक्कर लगाएगा हमारे पास में, तो ये वाला जो प्लेनेट है वो कितने चक्कर लगा लेगा? 3 चक्कर लगा लेगा आई थिंक, है ना। 27 से डिवाइड कर दो, नहीं 8 चक्कर लगा लेगा बड़ा ये वाला प्लेनेट। जब ये 216 चक्कर लगाएगा, बाहर वाला 8 चक्कर लगा लेगा, और अंदर वाला कितने चक्कर लगाएगा उसको 8 से डिवाइड कर दो, अंदर वाला 27 चक्कर लगाएगा। ये 216 चक्कर लगाएगा, ये 27 चक्कर लगाएगा, और ये बाहर वाला 8 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम से वो एक कॉमन टाइम हमारे पास में निकल जाएगा 216t। क्लियर है? तो एलसीएम से कॉमन नंबर निकल जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रही है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद ए सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस 1000 मीटर एंड माइनर एक्सिस 100 मीटर। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एंगुलर मोमेंटम है। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा। या टोटल तुम एरियल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट के टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव अंडर सेंट्रल इलिप्टिकल विद सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और टाइम पीरियड वाला तुम्हारे पास में फॉर्मूला होगा वो यूज, बट हमारे पास में के की वैल्यू नहीं है, तो हम एरियल डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, DA/dt L/2m। यहाँ सिर्फ सैटेलाइट का मास हमें पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। एरिया, इसको कैपिटल S लिख देंगे एरिया को, टाइम पीरियड को T लिख देंगे, L/2m। ठीक है, तो एरिया कितना है हमारे पास में इलिप्टिकल ऑर्बिट का, पाई AB, और यह आ जाएगा 2m/L इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है ना, तो 2 × 1 × पाई × 1000 10⁻³ × 10⁻² अपॉन L कितना है 100, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 × पाई × 10⁻³, तो 2 पाई 10⁻³, 2 × पाई × 10⁻³, तो ये आ जाएगा आवर्स में निकालना है हमें इसको ना, तो ये आ जाएगा 6.28 × 10⁻³, 6.28 × 10⁻³ आवर्स में करना है। ये देखो आवर्स में, ये मिनट में आया है हमारे पास में, आवर्स में निकालना, सेकंड में आया ये, आवर्स में निकालना है। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3600 से डिवाइड कर दो, 3600 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.744 आवर। 1.744 इस टाइप से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कंसिडर ए क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स मतलब -k/r²। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इज E एंड एसेंट्रिसिटीज, टोटल एनर्जी E है, एसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन है।
द पार्टिकल विल फॉलो ए पैराबोलिक ऑर्बिट। पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी 0 होगी और एसेंट्रिसिटी 1 होगी। सी ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, सी ऑप्शन, ठीक है। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है हमारे जो एग्जाम में पूछे गए आईआईटी जैम में, ठीक है। आईआईटी जैम वाले हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, करना चाहो तो। बाकी फॉर्मूले तो जरूर याद रखना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जैसे जेएनयू के और डीयू के कुछ क्वेश्चन, जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, टीफर के, जस्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेना, सेंट्रल फोर्स के। बाकी जो गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गेट और नेट के सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन करना। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूले यही है, क्योंकि अपने मेनली जो फोकस हमारा वो आईआईटी जैम पे है, तो इस वजह से अपने जो चीज़ें हैं वो जैम को लेके चल रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट यही है, थ्योरी यही है। जो गेट और उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उन्हें बस क्या करना है, गेट के पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू, नेट पीवाईक्यू, जस्ट पीवाईक्यू, सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन कर लेना, और कुछ बुक के क्वेश्चन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। बाकी जितने भी एमएससी एंट्रेंस और ये एग्जाम होते हैं, इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना अच्छे से समझ के, इनफ होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन सेंट्रल फोर्स के तुम कर लोगे तो फिर एक टाइम के बाद में क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट के तुमने क्वेश्चन कर लिए तो कॉन्सेप्ट रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। आईआईटी जैम में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, गेट नेट में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर, पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। बाकी मैंने कोर्स में तो सारे करवाए हैं, गेट के, नेट के, जस्ट के, ठीक है। वो एक सेंट्रल फोर्स का पूरा एक अलग असाइनमेंट दिया है, वो पूरा करवाया है। बट आईआईटी जैम के लिए इनफ है, ठीक है। आईआईटी जैम के लिए रिवीजन करो जितना मैंने करवाया है, और ये क्वेश्चन कर लो। बाकी जो तुमने तैयारी की है तो वो क्वेश्चन कर लो, यदि नहीं किया तो इतना भी इनफ है, ठीक है। अच्छा स्कोर आ जाएगा तुम्हारा, यदि सिर्फ इस कोर्स को ही फॉलो कर लोगे तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा तुम्हारा, बहुत अच्छा स्कोर आएगा ढंग से फॉलो करोगे तो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास कोलिजन, कंबाइंड टॉपिक करेंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हुए, सेंट्रल फोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं आईआईटी जैम में, और सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, फिर रिजिड बॉडी वाला अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर में मैकेनिक्स अपने खत्म कर देंगे। और बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी अपना जो बैच है, फुल फ्लैश बैच अपने स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। बाकी गेट नेट के बैच चल रहे हैं, वो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से देख सकते हो।